बाइस्कोप की बातें। आज बातों का सफर होगा फिल्म सफर के इर्द गिर्द। फिल्म सफर जैसी प्यार की दुखांत और पीड़ा भरी कहानियां हिंदी पर्दे पर बहुत कम आई हैं। फिल्म सफर भी इसी परंपरा की एक संवेदना भरी ऐसी प्रेम कथा है जो अंतर्द्वंद्व के धागों से बुनी हुई है। तो आइए सुने अयूब खान की जानकारियों के आधार पर तैयार बाइस्कोप की बातें राजलक्ष्मी की मदद से। फिल्म सफर की ये बातें पेश कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। फिल्म सफर आज से कई बरस पहले सन 1970 में बनी थी। प्रोड्यूसर मुशीर आलम और मोहम्मद रियाज यानी मुशीर रियाज की ये पहली फिल्म थी और इस पहली ही फिल्म सफर की बॉक्स ऑफिस कामयाबी ने हिंदी फिल्म जगत में उनके कदम जमा दिए थे। फिल्म सफर का शुमार राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की यादगार फिल्मों में होता है। सफर से पहले राजेश खन्ना और वहीदा रहमान को लेकर असित सेन खामोशी बना चुके थे। खामोशी उनकी बंगला फिल्म दीप ज्वेले जाई का हिंदी रीमेक था और सफर उनकी सन 1956 में बनी पहली और कामयाब बंगला फिल्म चला चल का हिंदी रूपांतर थी। आशुतोष मुखर्जी की कहानी पर बनी बंगला फिल्म चला चल में शर्मिला टैगोर वाली भूमिका बंगाल की मशहूर अभिनेत्री अरुण धाती देवी ने निभाई थी और चला चल जबरदस्त चली थी। इसलिए जब असित सेन ने मुशीर रियाज को चला चल का हिंदी रीमेक बनाने की सलाह दी तो वे फौरन राजी हो गए। कहानी और पटकथा तो तैयार थी ही, बस बंगला संवादों को हिंदी रूप देना था। ये काम सौंपा गया संवाद लेखक इंदर राज आनंद को। लेखक इंदर राज आनंद पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर से हिंदी फिल्मों में आए थे। फिल्म सफर का स्क्रिप्ट तैयार हो गया तो कास्टिंग की बात चली। इस सिलसिले में प्रोड्यूसर मुशीर रियाज ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और यूं सफर की कास्टिंग बनी। अशोक कुमार, शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना, फिरोज खान, अरुणा ईरानी, IS जौहर, महेश कुमार, इफ्तिखार, जगदीश राज, ब्रह्मचारी, मास्टर सचिन और नादिरा। आशुतोष मुखर्जी की कहानी पर बनने वाली इस फिल्म के गीतकार बने इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इस तरह शुरू हो गया मनमोहक गीतों का सफर। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ये जमाना वो था जब संगीतकार कल्याण जी आनंद जी कामयाबी की बुलंदी पर थे। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि केवल सन 1970 में सफर के अलावा उनकी 13 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें गीत, गोपी, जॉनी मेरा नाम, पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा और यादगार जैसी फिल्में शामिल थीं। यानी उन दिनों कल्याण जी आनंद जी के संगीत की धारा पूरी आबोताब के साथ बह रही थी।
चले चले रे धारा, तो नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। इससे पहले कि हम फिल्म सफर की इस धारा में आगे बढ़ें, हम चाहेंगे आपको डायरेक्टर असित सेन के जीवन सफर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बता दें। असित सेन का जन्म ढाका में हुआ था, जो आजकल बांग्लादेश की राजधानी है। उन्हें बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक था और यही शौक उन्हें सन 1946 में ढाका से कलकत्ता लाया और यहां उन्होंने भारत लक्ष्मी प्रोडक्शंस में कैमरामैन D.K. मेहता को बतौर कैमरा असिस्टेंट ज्वाइन कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपने अंकल रामानंद सेन गुप्ता को ज्वाइन किया, जो अपने जमाने के नामी गिरामी कैमरामैन थे। इसी दौरान असित सेन ने बतौर कैमरामैन गांधी जी की नोआखली और पटना की पदयात्रा पर एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। इस पदयात्रा में वे लगभग 1 महीना तक महात्मा गांधी के साथ रहे। डायरेक्टर की हैसियत से असित सेन की पहली फिल्म बंगला में बनी, बिप्लबी। ये सन 1948 की बात है, लेकिन प्रोड्यूसर से झगड़ा हो जाने के कारण इस फिल्म पर असित सेन का नाम नहीं दिया गया, मगर यही वो फिल्म है जो उनकी पहली फिल्म मानी जाती है। शायद इसी घटना की वजह से दुखी होकर असित सेन ने सन 1949 में फिल्मी दुनिया छोड़ दी और फोटोग्राफी का अपना एक स्टूडियो खोल लिया। लेकिन असित सेन खुद को ज्यादा दिनों तक फिल्मों से दूर नहीं रख पाए और सन 1956 में अपनी पहली बंगला फिल्म बनाई, चला चल। चला चल बेहद कामयाब रही। हम ये बात आपको बता ही चुके हैं कि फिल्म सफर इसी बंगला फिल्म का हिंदी रीमेक है। चला चल के बाद सन 1956 में ही डायरेक्टर असित सेन ने बिमल रॉय के लिए अपनी पहली हिंदी फिल्म परिवार और सन 1959 में बंगला में सुचित्रा सेन की किरदार निगारी से सजी हुई फिल्म दीप ज्वेले जाई बनाई और फिर सन 1963 में बंगला ही में उत्तर फाल्गुनी बनाई, जिसे सन 1966 में उन्होंने हिंदी में बनाया ममता के नाम से। फिल्म ममता के गाने रेडियो और टेलीविजन पर आज भी सुनाई देते हैं। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। फिल्म ममता की जबरदस्त बॉक्स ऑफिस सफलता ने असित सेन की शोहरत बंबई तक पहुंचा दी और बंबई के कई प्रोड्यूसर्स ने उन्हें फिल्म बनाने के लिए साइन कर लिया। फिर वो कलकत्ता से बंबई चले आए और यहाँ उन्होंने अनोखी रात, खामोशी, शराफत, माँ और ममता, सफर, अन्नदाता, अनोखा दान और बैराग तथा वकील बाबू और मेहंदी जैसी अच्छी और खूबसूरत फिल्में बनाई। खैर, बात चल रही थी फिल्म सफर की, तो आइए लौट चलें उसी तरफ, अर्थात सफर की तरफ। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। फिल्म सफर की जज्बाती कहानी एक अस्पताल से शुरू होती है। एक दिन डॉक्टर नीला यानी शर्मिला टैगोर को सीनियर डॉक्टर चंद्रा यानी अशोक कुमार ने जिद सी करते हुए कहा, नो नीला, आई इंसिस्ट, ऑपरेशन तुम्ही को करना है, मैंने फैसला कर लिया है। लेकिन
ऐसा उलझा हुआ ऑपरेशन और मैं? हाँ, मैं जानता हूँ ये केस काफी बिगड़ चुका है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ऑपरेशन तुम ही करो। लेकिन सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझ पर। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आई विल असिस्ट यू। डॉक्टर नीला ऑपरेशन करने पर राजी हो गईं। उन्होंने पूरी लगन और विश्वास के साथ ऑपरेशन किया, लेकिन होनी को शायद कुछ और मंजूर था। पूरे एहतियात के बावजूद ऑपरेशन टेबल पर ही मरीज की मौत हो गई। इस हादसे को डॉक्टर नीला ने दिल से लगा लिया। मैं जानता था नीला, उस मरीज को कोई नहीं बचा सकता। इट वॉज अ लॉस्ट केस, इट वॉज अ होपलेस केस। तुम कहो कि इसके बावजूद मैंने तुमसे ऑपरेशन करने के लिए क्यों कहा? नीला, तुमने अब तक जितने ऑपरेशन किए सब में कामयाब रही, और मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि सर्जन कभी कभी जान तो बचा सकता है, मगर हमेशा जिंदगी नहीं दे सकता। डॉक्टर चंद्रा और डॉक्टर नीला की बातचीत अभी चल ही रही थी कि अस्पताल के कॉरिडोर में एक शोर उठा और अचानक एक लड़का यानी मास्टर सचिन चिल्लाते हुए कमरे में घुस आया। तुम डॉक्टर नहीं, खूनी हो। एक बार नहीं, 100 बार, 1000 बार कहूंगा, मेरी माँ का खून तुमने किया है, तुमने किया है, तुमने किया है। मास्टर सचिन के इस इल्जाम से डॉक्टर नीला के दिलो दिमाग में हलचल मच गई। बरसों पहले नीला के देवर मोंटो यानी महेश कुमार ने भी उस पर कुछ ऐसा ही इल्जाम लगाया था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर भी यही कहूंगा कि अविनाश भैया का खून तुमने किया है। मोंटो के शब्दों की इस गूंज ने डॉक्टर नीला को अपने अतीत में पहुंचा दिया। उन दिनों वो अविनाश यानी राजेश खन्ना के साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। Sir, can 2 heart valves be replaced at the same time? Yes, they can be replaced. क्या हो रहा अविनाश? क्या कर रहे हो तुम? जी कुछ नहीं सर। तुमने अभी भी क्या छुपाया? जी रियली सर कुछ नहीं हो रहा। हम भी तो देखें वो कुछ नहीं किया है। ये बनाने के लिए तुमने अविनाश से कहा था? No, sir. मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहता हूं कि एक मेडिकल स्टूडेंट क्लास में क्या कर रहा है। अविनाश, आइंदा ऐसी हरकत करोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अविनाश, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे पिताजी मेरे दोस्त थे, इसीलिए तुमसे कहता हूं कि आदमी चाहे तो जिंदगी को एक मजाक, एक तमाशा बना सकता है, और चाहे तो कविता भी, शाहकार भी। इससे ज्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता। डॉक्टर चंद्रा खामोश हो गए, लेकिन अविनाश खामोश नहीं हुआ। देखिए मेरी बात तो सुनिए। देखिए आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म करेंगे और अपने आप से नाइंसाफी। आपने मेरे साथ बड़ा इंसाफ किया है ना। कल तक मैं एक गरीब लड़की थी जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। आज मैं सारे कॉलेज के लिए एक लतीफा बन गई हूँ। अब जाइए, जख्मों पर नमक न छिड़किए। इन तस्वीरों की सच्चाई जानने के लिए आपको मेरे घर चलना होगा। कॉलेज की बदनामी मेरे लिए काफी नहीं है क्या? जी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये तस्वीरें आपकी नहीं किसी और की है। किसकी? जिसे मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन बरसों से जानता हूँ। जब भी पेंसिल या ब्रश अपने हाथ में पकड़ता हूँ तो एक हल्का सा धुंधला सा साया मेरी आंखों के सामने आ जाता है। फिर वही साया एक तस्वीर के रूप में बदलने लगता है। ये आज से नहीं, बरसों से हो रहा मेरे साथ। वो तस्वीरें मैं देख सकती हूँ? उन्हें देखने के लिए आपको मेरे घर चलना होगा। काश आप मुझ पर एतबार कर सकते। मुझे अपने आप पर पूरा एतबार है। चलिए। इस तरह अविनाश नीला को अपने घर ले आया और उसको ढेर सारी तस्वीरें दिखाते हुए बोला, मैंने झूठ कहा था। तस्वीरें मैंने आज नहीं बनाई। एक जिंदगी गई तब ये बनी। देखिए ना। क्या कहूँ, मेरी तो अकल काम नहीं करती। दुनिया की हर चीज अकल के दायरे में नहीं आती। उस दायरे के बाहर कई और दायरे हैं। चांद सूरज की बातें छोड़िए, इंसान अभी तक पूरी तरह इंसान के अंदर भी नहीं झांक सका। उसे यह भी नहीं मालूम पड़ा कि वो दुनिया में आता क्यों है, दुनिया से जाता क्यों है, मोहब्बत क्यों करता है, नफरत क्यों करता है।
ऐसा लगता है आप पुनर्जन्म को मानते हैं। कल तक नहीं मानता था, आज आपको देखा तो ऐसे लगा जैसे ये तस्वीरें शायद पिछले जन्म की यादें। मानना पड़ता है, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। अच्छा। अविनाश की बनाई गई तस्वीरें और उसकी बातें नीला के दिल में समा गईं। उसने घर पहुंचकर अपने लेखक और गीतकार भैया कालिदास यानी I.S. जौहर से पूछा, तुम पुनर्जन्म को मानते हो? पुनर्जन्म? अरे सिर्फ मानते ही नहीं हूँ, बल्कि मनवाता भी हूँ। ये देखो, मैंने पुनर्जन्म पर पूरा ड्रामा लिख डाला है, पढ़ो। नहीं बाबा, ये अगर इस जन्म में शुरू करूंगी तो अगले जन्म में जाके खत्म होगा। अगले जन्म की बात छोड़ो, इस जन्म की फिक्र करो। क्या तुम्हें आज भी नौकरी पे नहीं जाना? मैंने नौकरी छोड़ दी है, मैं अब सिर्फ ड्रामे लिखा करूंगा। तो क्या मैं घर के चूल्हे तुम्हारे इस ड्रामों से जलाऊंगी? हाँ लक्ष्मी, मेरे ड्रामों से न सिर्फ तुम्हारे घर के चूल्हे भड़क उठेंगे, बल्कि सारी दुनिया वालों के दिल भी भड़क उठेंगे। तुम भाभी इस तरह जबरदस्ती भैया को कितने दिन ऑफिस भेज सकती हो? देखते ही देखते हालात कुछ ऐसे बदले कि नीला की कॉलेज की फीस एक समस्या बनकर खड़ी हो गई और उसे कॉलेज जाना बंद करना पड़ा। नीला अपने भविष्य से मायूस हो चली थी कि तभी एक दिन डॉक्टर चंद्रा ने उसे बुलवा भेजा। बात क्या, आजकल तुम कॉलेज नहीं आ रही हो? कल डॉक्टर रहमान से मालूम हुआ कि कॉलेज के एग्जामिनेशन में तुम फर्स्ट आई हो, लेकिन तुम्हारे नंबर ऊंचे नहीं है। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। सारे कॉलेज को तुमसे उम्मीद है, खासकर मुझे। लेकिन क्या? मैं समझ गया, वही पुरानी कहानी, पैसे की कमी है ना? हर जगह यही सवाल। देश को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, पहले तो कॉलेज बनाने के लिए रुपए नहीं, और कॉलेज बन भी गया तो फीस देने के लिए पैसे हैं कितनों के पास। मैं सारे देश की गुत्थी तो सुलझा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे लिए एक छोटा सा इंतजाम हो गया है। मेरे पहचान वालों में एक आदमी है, शेखर, खासा बिजनेसमैन है। उसके छोटे भाई के लिए एक ट्यूटर की जरूरत है, 200 रुपए माहवार। तो मुझे सोच के जवाब दे देना। मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है सर, मुझे इतनी जरूरत है। सिर्फ इतना ख्याल रहे नीला कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा ना पड़े। बस यही एक बाधा थी सर, जो आपने दूर कर दी। मुझे मालूम नहीं आपके एहसानों का बदला मैं कैसे चुका सकूंगी। मैं जानता हूँ, पहले तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी, और बाद में जब बुढ़ापे से मेरे हाथ कपने लगेंगे तब मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनूंगा। तो तुम देख रहे हो नीला, जिसे तुम एहसान समझ रही हो, उसमें मेरा अपना लालच छुपा हुआ है। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। नीला जब मोंटो को पढ़ाने के लिए शेखर कपूर यानी फिरोज खान के घर पहुंची तो मोंटो उसे देखकर भड़क उठा और अपनी मां यानी नादिरा से बोला, मैं किसी लड़की से नहीं पढ़ूंगा। तो ये बात तो तुमको अपने भैया से कहनी चाहिए थी, जिसको सारे जहां में टीचर नहीं मिला, लड़की मिली। वो मुझे क्या पढ़ाएगी और मैं क्या पढ़ूंगा? उसे कह दो वो चली जाए। ऐसा बोलो, नीचे बैठी आवाज पहुंच जाएगी। देखो बेटा, अब जब वो आई गई है तो 2-4 रोज पढ़ लो। थोड़े दिनों के बाद अपने भैया से कह देना कि उसको कुछ आता जाता नहीं। भैया से क्यों? मैं अभी जाके उसी से कहता हूँ। अरे मोंटू! लेकिन मोंटो रुका नहीं, वो नीला के सामने पहुंच गया। नमस्ते, देखिए मैं वो हूँ जिसे आप पढ़ाने के लिए यहाँ आई हैं। तो तुम ही हो मंटू? जी हाँ। इससे पहले कि आप मुझे पढ़ाना और मैं आपसे पढ़ना शुरू कर दूं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप किस कीचड़ में हाथ डाल रहे हैं। अपने टीचर को बैठने के लिए नहीं कहोगे? बैठिए, मगर गौर से सुनिए और सुनने के बाद सोचिए मैं क्या हूँ और आप मुझे क्या बना सकती हैं। इंटर के इम्तिहान में पहली बार मैं खुद नहीं बैठा, दूसरी बार मुझे दूसरों ने फेल कर दिया। कॉलेज में मेरे नंबर 100 में से 15 के ऊपर कभी नहीं गए। सच पूछिए तो मैं हर सब्जेक्ट में 0 हूँ। देखो मोंटू, अगर मुझे कोई कानून के इम्तिहान में बिठा दे तो मुझे 0 से बढ़कर क्या मिलेगा? इसलिए कि कानून मेरा सब्जेक्ट नहीं। तुम्हें तो फिर भी 15 नंबर मिलते हैं। नहीं, ये बात नहीं। ये साइंस है ना, जो ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री,
ये कभी मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें साइंस भी पढ़ा सकती हूँ, इम्तिहान में पास भी करा सकती हूँ, लेकिन औरत से मर्द नहीं बन सकती। ये भी तो एक एतराज था ना मुझ पे। आपने सुन लिया था। बोलो, पढ़ोगी मुझसे? जरूर पढ़ूंगा। कब से पढ़ाएंगे? जब से तुम चाहो। कल से? कल से क्यों? आज से क्यों नहीं? मोंटो नीला से पढ़ने लगा। नीला दोबारा कॉलेज आने लगी और अचानक एक दिन उसे यह पता चला कि अविनाश बहुत बीमार है। नीला उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंची। आप इतने बीमार थे, किसी को बुला ही लिया होता। किसे? आप मुझे संदेशा भेज सकते थे। क्या संदेशा भेजता? यही ना कि मैं बीमार हूँ, अकेला हूँ, मेरा दुनिया में कोई नहीं, आओ और मुझसे हमदर्दी करो। मैंने कौन सा सुख दिया है लोगों को? अविनाश बाबू, दुख होती ही है बांटने की चीज। उसे तमगे की तरह छाती पर लगाकर नुमाइश नहीं करनी चाहिए जिस तरह आप कर रहे हैं। मालूम है लोग बीमार को देखने क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि उसे देखें और अपने आप को खुशकिस्मत समझें। वो उसकी तरह बीमार नहीं है, अकेले नहीं है, मजबूर नहीं है। इसलिए मुझे रहम मांगने वालों से भी नफरत है और रहम करने वालों से भी नफरत है। हरी सिंह, जल्दी जाओ, डॉक्टर साहब को बुला लो, कहना अविनाश बाबू बेहोश हो गए हैं। नीला सब कुछ भुलाकर अविनाश की सेवा में लग गई। अविनाश चंद ही दिनों में तंदुरुस्त भी हो गया और फिर एक दिन दिल की बात उसके होठों पर भी आ गई। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता, सुंदरता। एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आँखें। वाह, कितना फर्क हो गया है कल और आज में। क्या हुआ? कल तक यहाँ की हवा भी बीमारी से बोझल थी और आज यहाँ हवाओं में संगीत लहरा रहा है। अब ब्रश हाथ में आ गया, लगता है बीमार अच्छा हो गया है। तुम्हारी जैसी नर्स मिल जाए बीमार कैसे अच्छा ना हो। क्यों भाई, मैं भी अस्पताल में आ सकता हूँ? अस्पताल? आइए आइए काशीदास जी, आइए। आया हुआ हूँ। क्या हाल है बीमारों का? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। लगता तो नहीं। अब क्या बीमारी है? बीमारी से उठना भी तो एक बीमारी है। जब बेहोश पड़े थे तो बड़े सुखी थे, हम सोते थे, लोग जागते थे। बच गए हो ना, इसीलिए जिंदगी तुम्हारे लिए एक लतीफा है। कभी मौका मिला नीला तो ये भी बतला दूंगा, मेरे लिए मौत भी एक लतीफा है। नीला और अविनाश के दिल में प्रेम का अंकुर अभी फूटा ही था कि अचानक एक दिन नीला का सामना मोंटो के बड़े भाई शेखर कपूर यानी फिरोज खान से हो गया। तो आप ही हैं मोंटो की टीचर? जी। तो आइए ना, बैठिए, खड़ी क्यों? आपको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि मैं कौन हूं। मैं हूं मोंटो का बड़ा भाई शेखर कपूर। जी हाँ, शेखर कपूर। और आप? डॉक्टर चंद्रा मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उन्होंने बड़ी तारीफ की है आपकी। भैया, आपने बुलाया मुझे? तुम्हें किसने बुलाया? हाँ, मैंने ही बुलाया। आओ। 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, तुम्हारा कोई ठिकाना ही नहीं। मैं कहता हूं आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस गधे को इंसान बनाने। मुझे बहुत जल्दी है, मैं चलता हूं। शेखर चला तो गया,
लेकिन साथ में नीला की तस्वीर अपनी आंखों में लेता गया। नीला की छवि उसके दिल में उतर चुकी थी और इस बात से बेखबर नीला उसी शाम अविनाश के साथ घूमने निकली। दोनों दरिया किनारे पहुंच गए और यहां माझी अपने दल के साथ झूम झूम कर गा रहा था। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। इधर शेखर मन ही मन नीला को चाहने लगा। नीला जैसे ही मोंटो को पढ़ाने आती, शेखर किसी न किसी बहाने उसी समय घर पहुंच जाता। मैं कम नीला देवी, मैं मोंटो को 2 मिनट के लिए छीनने आया हूँ आपसे। आज मेरे सर में बेहद दर्द हो रहा है। उफ, इस वक्त कैसे जा सकता हूँ मैं? अबे 1 मिनट की ही तो बात है, बस जाना है और आना है। चल चल चल, अब चल जल्दी चल। ये बिजनेस, ये कारोबार, आपको क्या बताऊं नीला देवी, कितनी मुसीबत है। मंटू की पढ़ाई कैसे चल रही है? इस साल पास हो जाएगा ना? ये मैं क्या जानूं। अगर आपको हर रोज इसी तरह सर दर्द होता रहा तो हम शेर बाजार के शेर सही, लेकिन दूसरे मैदान में बिल्कुल अनाड़ी निकले। एक बात पूछूं आपसे, आप तो डॉक्टर बनने वाली हैं नीला देवी, आपको तो दिल के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। मैं आपकी इस मुस्कान को अपने सवाल का जवाब समझ लूं? आप जो चाहे समझ सकते हैं, लेकिन हद के बाहर हर चीज बुरी होती है। शेखर के दिल की बात नीला भी समझ चुकी थी और शेखर की मां भी। मां नहीं चाहती थी कि शेखर और नीला की प्रेम बेल किसी मडवे चढ़े। वो मौके की ताक में थी और एक दिन ये मौका उसे मिल ही गया। उस दिन मोंटो की कॉपी में एक नंगी लड़की की तस्वीर देखकर नीला भड़क उठी थी। मैं चली जाती हूँ तो यही पढ़ाई करते हो तुम? यही है तुम्हारा हुआ है? मेरे ही सामने मेरे जवान बेटे की कान लेटे जा रहे हैं। मुझे भी खुशी नहीं हो रही है, दुख हो रहा है। मगर ये तुम्हारी मजाल कैसे हुई? घर वाले जिस पर आज तक कोई फूंक नहीं सकते थे, बेगाने उस पर हाथ उठाने लगे हैं। अगर घर वाले अपने बेटे को बेटे की तरह पालते तो बेगाने को ये सजा न देनी पड़ती न उठानी पड़ती। तुम ये भूल रही हो कि तुम इस घर में नौकर हो। तुम्हें यहाँ से तनख्वाह मिलती है। तुम चुप हो जाओ और चले जाओ यहाँ से। आज के बाद तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे जितने पैसे बनते हैं वो तुम्हारे घर पहुंचा दिए जाएंगे। नीला दुखी मन से उठकर जाने लगी कि तभी सामने से शेखर आ गया। नीला देवी, आज इतनी जल्दी जा रही हैं? जी हाँ, मेरा काम खत्म हो गया है। काम खत्म हो गया? इतनी जल्दी? शेखर बाबू, आपको अपने भाई की पढ़ाई की बहुत फिक्र है ना? मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं। आप जो है फिक्र करने के लिए। खैर छोड़िए इन बातों को, आप घर जा रही हैं ना? चलिए मैं अपनी गाड़ी में छोड़ दूं। शेखर बाबू, मैं आपके भाई की बहुत मामूली सी टीचर हूँ। मुझे एकाएक बड़ी सी गाड़ी में घर तक पहुंचाने का शौक क्यों? नीला तेज कदमों से चलती हुई बाहर चली गई। शेखर सोच में डूबा। जब घर में आया तो उसे मोंटो से नीला के यूं चले जाने की सारी हकीकत मालूम हुई। उसने मां को कुछ कहने की बजाय मन ही मन
एक फैसला किया और वो डॉक्टर चंद्रा के पास पहुंचा। मैं इस बार नौकरी के बारे में बात करने नहीं आया। फिर मैं ये चाहता हूं कि नीला इस बार घर में आए तो वापस ना जाए। यानी मैं नीला से शादी करना चाहता हूं डॉक्टर। अरे वाह, बड़ी खुशी है सुन के। लेकिन तुम्हारी माँ ने उसे फिर से निकाल दिया तो? देखो शेखर, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं शादी कराने वाला पंडित नहीं। बेहतर यह है कि तुम उसके बड़े भाई से जाकर तुम अविनाश को जानते हो? जी नहीं। अविनाश को जानते तो अच्छा होता, क्योंकि वही। खैर, मुझे मौका मिलेगा तो मैं खुद उससे बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। और चाय पिए? मुझे एक जरूरी काम से। नहीं नहीं, जरूरी काम क्या, चाय पर नीला की बातें करेंगे आपसे। इसी दौरान डॉक्टर चंद्रा ने अविनाश की ब्लड रिपोर्ट देखी। देखकर वे चौंक पड़े। रिपोर्ट में क्या लिखा है सर? सच बात तो यह है कि मैं अभी तक किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंचा। आप नतीजे पर पहुंचे नहीं या नतीजा बतलाना नहीं चाहते, शायद खुद भी मानना नहीं चाहते। और आप इसलिए मानना नहीं चाहते क्योंकि मैं आपके बहुत नजदीक हूँ। यस ऑफ कोर्स सर, मैं एक पेंटर हूँ। पेंटर के लिए सब रंग एक से होते हैं, हर मौसम एक से। वो लहलाते हुए बागों की तस्वीरें भी उसी तरह बनाता है जिस तरह चलते हुए तपते हुए रेगिस्तानों की। उभरते हुए सूरज को भी कैनवस पर उतारता और डूबते हुए सूरज को भी। सर, मेरा सूरज डूबने में कितना वक्त बाकी है? अविनाश, तुम जानते हो तुम्हें क्या हुआ? कैंसर, ब्लड कैंसर। राइट, यू आर राइट। मैंने तो अपनी तकदीर का फैसला पहले ही पढ़ लिया था। मैं लैब में रिपोर्ट पढ़ चुका हूँ। अविनाश, मेरा ख्याल है तुम आज ही हॉस्पिटल में दाखिल हो जाओ। नहीं सर, नहीं। मैं रेंग रेंग के मौत की तरफ नहीं जाऊंगा। किसी ने मुझसे एक बार कहा था, तुम जिंदगी को लतीफा समझते हो अविनाश। आप देखेंगे सर, मैं जिंदगी को ही नहीं, मौत को भी लतीफा ही समझता हूं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए, मगर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। अविनाश ने कहने को तो डॉक्टर चंद्रा से कह दिया कि वो मौत को भी एक लतीफा समझता है, लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं थी। मौत जब आंखों के सामने खड़ी हो तो कोई शांत कैसे रह सकता है? इस कोरे कैनवस को ही देखते जा रहे हो? इसमें मुझे अपनी जिंदगी नजर आ रही है, बिल्कुल खाली और वीरान, जिसमें कोई रंग नहीं, मानी नहीं, मकसद नहीं। दूर से तो ये एक जुलूस सा नजर आता है, नजदीक से देखता हूं तो मुझे अपनी अर्थी नजर आती है, जिसे मैं अपने कंधों पे उठाए जाने कहां से कहां लिए जा रहा हूं। ये तो इंसान पे है अविनाश, वो अपनी जिंदगी को क्या बनाए। मैं तो इतना जानती हूँ, अपने आप से हमदर्दी करना खुद एक बीमारी है। आदमी दो तरह से जिंदगी को देख सकता है। तुम ये भी कह सकते हो ये गिलास आधा खाली है, और ये भी कह सकते हो ये आधा भरा हुआ है। तुम्हें मालूम नहीं नीला, आज मेरे दिल में कैसी आंधियां चल रही हैं, मेरे दिमाग में कैसे भूचाल उठ रहे हैं। एक आग की नदी है
जिसमें मैं बह जा रहा हूं। न जाने कौन से ज्वालामुखी के गर्भ से जन्म लिया है इस नदी ने। मैं सिर्फ इतना जानता हूं नीला, मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं। अविनाश अपने आप में खोया हुआ था कि अचानक शेखर उसके घर आ गया। मैं एक शेयर डीलर हूं, शेखर कपूर मेरा नाम है। मैं आपसे एक डिजाइन बनवाने आया हूं। पुराना डिजाइन साथ लाया हूं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए। शेखर बाबू, असली बात बतलाइए। असली बात? देखिए ना शेखर बाबू, आपका दफ्तर 10 मील पर है। इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर, इतना पेट्रोल जलाकर, इतनी छोटी सी चीज के लिए आप इतनी दूर आए मेरे पास? मुझे नहीं मालूम था सारे शहर में मेरे नाम का ऐसा डंका बज रहा। आप नीला को जानते हैं ना? सारा किस्सा समझ गया। आप मोंटो के बड़े भाई हैं जिसे नीला पढ़ाने जाया करती थी? जी हाँ। बात यह है विनाश बाबू कि मैं शेयर बाजार के दाव पेच खूब समझता हूं। किसे बेचना चाहिए, किसे खरीदना चाहिए। लेकिन जहां जिंदगी का सवाल पैदा हो जाता है वहां अपनी जरा भी नहीं चलती। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं नीला के भाई के पास जा चुका हूं और डॉक्टर चंद्रा के वहां से आ रहा हूं। दोनों जगह यही पता चला है कि आप चाहें तो ना बनने वाली बात बन सकती। मुझे पता नहीं था मेरा किसी और पर इतना अधिकार हो गया। मैं नीला से बात करके देखूंगा। दूसरे दिन अविनाश जब नीला से मिला तो उसने अपनी ब्लड रिपोर्ट नीला के सामने कर दी। ये नहीं हो सकता। ये है नीला, डॉक्टर चंद्र भी ये मान चुके हैं। मुझे ब्लड कैंसर है और तुम तो जानती हो ब्लड कैंसर का कोई इलाज नहीं। पहले मैं भी तुम्हारी तरह नहीं मानना चाहता था, इसलिए तुमने महसूस किया होगा कि उस दिन मेरा दिल बेलगाम घोड़ी की तरह भाग रहा था। ये तो अच्छा हुआ। रुक क्यों गया अविनाश? मैं रुका नहीं, मैं हार चुका हूं। जिंदगी से भी हार गया हूं, मौत से भी हार गया हूं। नहीं अविनाश नहीं, मैं तुम्हें इस तरह हारने नहीं दूंगी। मौत से लड़ना यही मेरी शिक्षा है, यही मेरी साधना है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। ये झूठ है नीला, ये झूठ है। तुम अच्छी तरह जानती हो कैंसर के कीड़ों के सामने न मेरी जिंदगी की कोई कीमत है, न तुम्हारे आंसू की। तुम ये समझ लो नीला, आज एक दम तोड़ता हुआ भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने आया है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम शेखर से प्यार कर लो। अविनाश! उसके पास दौलत है, सेहत है, उसके पास सब कुछ है जो एक पत्नी एक पति में ढूंढती है। नीला, क्या मरने वाले भिखारी को भीख नहीं मिलेगी? बोलो नीला, मिलेगी? मिलेगी नीला? हाँ हाँ मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन चले जाओ यहाँ से। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। नीला को परेशान देखकर जब उसकी भाभी ने पूछा तो नीला बोली, मैं जिसके लिए मर सकती हूँ भाभी, वो मुझे जीने का हुक्म दे रहा है। वो कहता है तुम्हें मेरे साथ मरना नहीं होगा नीला,
तुम्हें दूसरे के साथ जीना होगा। हाँ, मैं जीऊंगी भाभी, मैं जीऊंगी। नीला, अविनाश ने पहली बार मुझसे दान मांगा है। भाभी, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि दान मैं कर रही हूँ या अविनाश। यूं नीला और शेखर की शादी हो गई। लेकिन शादी में अविनाश नहीं आया। नहीं आया तो शेखर ने नीला से इसका कारण पूछा। हमारी शादी में सब आए, लेकिन अविनाश नहीं आया। उसे बुलाया था किसी ने? मैं खुद गया था उसे बुलाने। अविनाश ने कहा था वो आएगा? वो घर पर नहीं था, इसलिए मैंने कार्ड के साथ चिट्ठी लिख के उसकी खिड़की में डाल दी। तो फिर कार्ड चारपाई के नीचे चला गया होगा। चारपाई बिल्कुल खिड़की के पास ही होती है। नीला की ज़बानी ये सुनना था कि शेखर के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। नीला ने पूछा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं नीला, मैं तुम्हें देख रहा हूं। नीला, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। शेखर ने बात टाल दी थी, लेकिन उसके मन में शक का बीज पड़ चुका था। और फिर इस बीज से उस दिन पहला अंकुर फूटा जब शेखर अचानक अविनाश के घर जा पहुंचा। अरे अरे शेखर बाबू, आप आइए आइए। आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? सूरज तो कब का डूब चुका है, आपको पता नहीं चला होगा। रात काफी हो चुकी है बाहर, शायद इसलिए आपने बत्ती नहीं जलाई। आइए। चलिए, अच्छा हुआ शेखर बाबू, आपके आने से इस घर में रोशनी तो हो गई। आपकी पत्नी जिद कर रही थी मैं उन्हें पहुंचाने चलूं। अब मालिक खुद आ गए, अब हमें टांगे तोड़ने की क्या जरूरत। लेकिन तुमने तो कहा था शाम को देर से लौटोगे। शाम को कहा था, रात को नहीं। अगर अब भी तुम्हारे लिए जल्दी है नीला, तो मैं फिर आता हूँ। नहीं नहीं शेखर बाबू, फिर नहीं, अभी। इनकी हुकूमत अब और हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ये तो खुशकिस्मती है आपकी। ऐसा हाकिम तो किसी कलाकार को ही नसीब हो सकता है। मैं सोच रहा था आपकी शादी में ना आ सका, कम से कम एक तोहफा तो भेज देता आपको। मेरा मतलब है ये तस्वीरें यहीं अच्छी लगती हैं। मैं आपसे आपकी यादें छीनना नहीं चाहता। इस घटना के बाद एक दिन शेखर ने नीला के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया। इत्तेफाक से उसी दिन डॉक्टर चंद्रा ने नीला को एक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन में असिस्ट करने के लिए कहा। नीला ने शेखर को फोन किया। शेखर, बात यह है, आज डॉक्टर चंद्र एक बहुत जरूरी ऑपरेशन करने वाले हैं और आज मुझे पहली दफा चांस मिल रहा है उन्हें असिस्ट करने का। इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकोगी। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। नीला ने शेखर से इजाजत तो ले ली, लेकिन उस दिन मरीज का ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से ऑपरेशन नहीं हो पाया। नीला शाम ढले घर पहुंची तो शेखर को चुपचाप लेटा हुआ देखकर उसने पूछा, सो गए? नहीं, सोच रहा था जिस तरह नदी के दो किनारे
इतने नजदीक होने पर भी इतने दूर हो सकते हैं। उसी तरह तो दिल भी हो सकते हैं तो जीवन भी हो सकते हैं। नीला खामोशी के साथ मुस्कुराकर टाल गई, लेकिन शेखर के मन में शक का अंकुर फलता फूलता रहा। इसी दौरान एक दिन नीला ने मोंटो के हाथ में साइनाइट जहर की शीशी देखी तो वो नाराज होकर बोली, मोंटो, तुम्हें कितनी बार कहा है कॉलेज से ऐसी चीजें ना लाया करो। तुम्हें मालूम है कितना खतरनाक जहर है ये? मैं एक तजुर्बा कर रहा हूँ। कैसा तजुर्बा? सोना बनाने का। इस घर में सोने की कुछ कमी है? बड़ी कमी है भाभी, बड़ी कमी है। तुम्हें तो मालूम ही नहीं इस घर में क्या हो रहा है। पहले तो घर बिका, आज दफ्तर को ताला लग गया। मैंने तो बाहर से सुना है भैया का बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है। भैया को आजकल किसी बात की परवाह नहीं रही। उन्हें फिक्र है तो सिर्फ एक बात की, तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो। मुझे एक बात बतानी पड़ती है भाभी। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो जाके खुद पूछ लो भैया से। शक की बेल ने शेखर के दिलो दिमाग को पूरी तरह जकड़ लिया था। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और एक दिन अपने हाथ में दवा की प्याली उठाए वो नीला से बोला, शेखर, तुम अविनाश से ब्याह कर लो नीला। मुझे मालूम नहीं था तुम इतना गिर सकते हो। तुम इतने छोटे आदमी हो। मैं छोटा था नहीं नीला, छोटा हो गया हूं। इतना छोटा कि मैं अपने आप को भी देख नहीं सकता। मैं इतना गिर गया हूं कि न खुद उठ सकता हूं, न कोई मुझे उठा सकता है। मेरी जिंदगी अजीब हो गई है। खुद मेरे लिए बोझ और तुम्हारे लिए जंजीर। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं नीला, ये मिट्टी किस तरह सोना बनती है। किसी को ये नहीं बताना नीला कि एक दवा तुमने मुझे दी है, वरना लोग तुम्हें माफ नहीं करेंगे नीला। शेखर! 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 नीला चीखती रह गई। शेखर ने दम तोड़ दिया। नीला ने चौंक कर उस तरफ देखा जहां साइनाइट जहर की शीशी रखी हुई थी, लेकिन वो अब खाली थी। दवा का बहाना करके शेखर ने जहर पी लिया था। नीला तड़प उठी, लेकिन अभी वो खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि हालात ने उसे अदालत के कटहरे में पहुंचा दिया। It's a cold-blooded, deliberate and preposterous murder, Your Honor. It's a murder pre-planned and premeditated. ये खून है जनाब, एक पत्नी के हाथों पति का खून। ये शादी आपकी मर्जी से हुई थी? जी नहीं। शादी के बाद दोनों में आपस में ताल्लुकात कैसे थे? ऐसी तो कोई खास बात नहीं थी, लेकिन कभी कभी अनबन हो जाया करती थी। मान लिया जाए कि मुल्जिमा के लिए शेखर बाबू से छुटकारा पाना निहायत जरूरी हो जाता, तो आपके ख्याल में क्या वो दवा में जहर मिलाने की हिम्मत कर सकती थी? क्यों नहीं? आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि पोटेशियम साइनाइड ऐसा खतरनाक जहर वो दवा में मिलाने की हिम्मत कर सकती थी? जी हाँ, अगर ऐसा मौका आ जाए तो नीला ये जहर खुद पी सकती है, लेकिन अपने हाथों से ये जहर किसी और को नहीं पिला सकती। शेखर की मां की गवाही की वजह से नीला अदालत से बाइज्जत बरी हो गई, लेकिन इस हादसे से वो गुमसुम सी हो गई। डॉक्टर चंद्रा उसके मन में जीने की उमंग और हौसला जगाने लगे। नीला ने डॉक्टर चंद्रा की बात मान ली। वक्त गुजरता चला गया। अचानक एक दिन मोंटो दौड़ा दौड़ा नीला के पास आया। भाभी। अरे मोंटू, तुम कब आए? भाभी, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। अविनाश भैया वापस आ गए हैं। वो बहुत बीमार है भाभी। वो बीमार कब नहीं थे, फिर भी तुम आए हो, इसलिए किसी न किसी डॉक्टर को भेजने का इंतजाम कर देती हूँ। सर, आप? हाँ नीला, तुमने मुंटू को जवाब दिया वो मेरे लिए काफी नहीं। नीला, हमने सोच लिया कि अविनाश भाग गया है, उस मुकदमे से भाग गया है
अपनी बुजदिली से भाग गया है, लेकिन दरअसल वो भाग नहीं गया था, यहां से चला गया था। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे और शेखर के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता था। और वो वापस इसलिए आया है नीला कि वो मर के बता देना चाहता है जिंदगी क्या होती है। कहाँ है अविनाश? यहीं इसी अस्पताल में। यही इसी अस्पताल में? रूम नंबर 4। लेकिन नीला अविनाश से नहीं मिली और अविनाश चल बसा। अविनाश भैया मर गए। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन फिर भी यही कहूंगा कि अविनाश भैया का खून तुमने किया है। इसके साथ ही नीला अपने अतीत से वर्तमान में लौट आई। नीला की जिंदगी में यह सब बरसों पहले हुआ था, लेकिन वो आज भी ये सब भुला नहीं पाई थी। शायद इसीलिए कि भूलना और भुलाना इंसान के अपने बस में नहीं होता। वो यादों में खोई हुई थी कि अचानक उसके नाम मोंटो का एक खत आ गया। प्यारी भाभी, तुमने मना किया था, मगर फिर भी तुम्हें भाभी लिख रहा हूं। तुम्हारे लिए दूसरा कोई शब्द नहीं आता जबान पर। भैया तो सभी रिश्ते तोड़कर चले गए, लेकिन मैं जीते जी तुमसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकता। मैं ये खत तुम्हें जहाज से लिख रहा हूं। ये जहाज मुझे हिंदुस्तान से दूर ले जा रहा है, लेकिन एक बात याद रखना भाभी, मैं हिंदुस्तान से दूर जा सकता हूं, तुमसे दूर नहीं। मैं जहां भी हूंगा, मुझे यकीन है तुम्हारी कामयाबी और शोहरत की खबरें मुझे पहुंचती रहेंगी। तुमने कुर्बानी की जो मशाल अपने दिल का खून देकर जलाई है, वो हमेशा मेरे सामने रहेगी। बहुत बहुत नमस्ते, तुम्हारा मोंटू। इस मोड़ पर आकर फिल्म सफर खत्म हो जाती है। प्यार, बलिदान, शक और कर्तव्य के तानों बानों से बुनी गई ये कहानी दर्शकों के मन पर अपनी गहरी छाप छोड़ती है। फिल्म सफर ने आज से कई साल पहले यानी सन 1970 में अपनी रिलीज के साथ ही हर जगह कामयाबी के झंडे लहरा दिए थे। फिल्म सफर यूं तो डॉक्टर नीला यानी शर्मिला टैगोर की जिंदगी के इर्द गिर्द बुनी गई कहानी थी, लेकिन इसमें शर्मिला टैगोर के साथ राजेश खन्ना, फिरोज खान और अशोक कुमार की किरदार निगारी भी बेहद उम्दा और भावनापूर्ण थी। इनके अलावा IS जौहर, अरुणा ईरानी और नादिरा ने भी अपनी भूमिकाएं बड़ी खूबी से निभाई थीं। फिल्म सफर की ज्यादातर इंडोर शूटिंग बंबई में हुई और आउटडोर शूटिंग कलकत्ता में की गई। फिल्म सफर चूंकि पूरी लगन और मेहनत से बनाई गई फिल्म थी, इसलिए उसकी कहानी, पटकथा, संवाद, गीत और संगीत तथा फोटोग्राफी और एडिटिंग ये तो खूबसूरत थे ही, डायरेक्टर असित सेन के सुलझे हुए और कलात्मक निर्देशन को भी उन दिनों बेहद सराहा गया था। फिल्म सफर के लिए असित सेन को फिल्म फेयर का बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। फिल्म सफर फॉर्मूला फिल्मों की भीड़ में एक अलग मकाम रखती है। बॉलीवुड की लकीर पीटू कहानियों की तुलना में इसकी कहानी संवेदनशीलता का सुरीला चित्रण है। यही कारण है कि जब राजेश खन्ना की अच्छी फिल्मों का नाम लिया जाता है या शर्मिला टैगोर के भावनात्मक अभिनय की चर्चा होती है, तो फिल्म सफर का नाम अपने आप जबान पर आ जाता है। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चलते गिरा है,
तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। आज बाइस्कोप की बातों का सफर हुआ प्रोड्यूसर मुशीर रियाज की फिल्म सफर के साथ। और अब बातों के इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर आपको उन लोगों के नाम बता दूं जिनकी बदौलत ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा। आज बाइस्कोप की बातों को इधर उधर से और न जाने किधर किधर से बटोर कर लाए थे अयूब खान। इन बातों को प्रोग्राम का रूप देने में सहायक थीं राजलक्ष्मी, और फिल्म सफर की ये बातें आपको सुनाई प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा ने।